28 अक्टूबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भारत की इकोनॉमी के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। फिर वोडाफोन टैक्स केस के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। कोर सेक्टर्स बाउंस्ड बैक, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। और एक मीटिंग हुई है एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लाया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। आप घर बैठकर किसी भी एग्जामिनेशन की और ख़ास करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनके बहुत सारे फीचर्स भी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फ्लेक्सिबल फीचर्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इंडियन इकोनॉमी, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही रीएश्योरिंग स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। स्टेटमेंट ये है कि इस साल भले ही हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर स्टेग्नेशन में रहें, या फिर एक दूसरा शब्द मैंने आपको सिखाया था कि भले ही हमारी इकोनॉमी इस साल रेड में रहे, लेकिन नेक्स्ट ईयर भारत की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक होगी, और इतनी बाउंस बैक होगी कि हम फिर से दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, अब आपको इसका एनालिसिस किस प्रकार से करना है कि अगर एक देश की इकोनॉमी फ़िलहाल डाउन चल रही है, यानी कि चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबली आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम पैसों से आप ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर यही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न किस देश में से मिलेगा? ऑफ कोर्स भारत से। तो ये जो खबर है, ये स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेंगे, और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिल सकते हैं। और ये हमारे देश के फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, दूसरे जो सेक्टर्स हैं, सॉवरिन फंड्स की बात करें, पेंशन फंड्स की बात करें, तो इन सारे क्षेत्रों में हमें एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है पिछले 8 सालों का सबसे ज़्यादा पॉइंट या फिर सबसे हाईएस्ट लेवल जो है, ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग जो है इसने अचीव किया है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, दूसरे जो रिलेटेड सेक्टर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रामीण इकोनॉमी जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ड्यूरेबल गुड्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स, इन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफ़ी अप हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है, और डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन फंड्स को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं वो भारत सरकार कर रही है। दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत सारी जॉब्स जनरेट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी 2 सिटी को एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, एक रोड से कनेक्ट कर दिया, तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा तब तक तो जॉब्स जनरेट होगी, लेकिन उसके बाद ये दोनों शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और इन दोनों शहर के बीच में जितने भी गांव हैं, टाउन्स हैं, ये भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, बहुत सारे नए बिजनेसेस को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि एक्सपोर्ट्स, खास करके वेजिटेबल्स और ग्रेन्स जो हमारे देश में एक्स्ट्रा या फिर सरप्लस जो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी ख़ास तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके ऊपर भी सरकार का फोकस है। तो ये जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़े, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, फूड ग्रेन्स का, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? किसान को होगा।
लेट मी टेल यू, हमारे देश में 50% जितनी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, तो डायरेक्टली ग्रामीण इकोनॉमी को इसका फ़ायदा मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रैल से लेकर अगस्त का जो टाइम था, ये कोविड-19 वाला टाइम जो है, इसमें भी लास्ट ईयर के मुकाबले 13% ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। इसके अलावा जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, ख़ास करके हम सॉवरेन फंड्स की बात करें, पेंशन फंड्स की बात करें, तो उनको भी ख़ास प्रकार के टैक्सेशन के बेनिफिट्स, कंसेशंस दिए जा रहे हैं। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत की इकोनॉमी की प्रति इसलिए अट्रैक्टेड हैं क्योंकि एक तो टैक्स रेट जो है वो भारत ने काफ़ी कम कर दिए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र, लगभग 95% जितने अप्रूवल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं। क्लीन एनर्जी और एफिशिएंट और क्लीन एनर्जी भी भारत का एक फोकस एरिया है। और इसमें आप देखिए कि जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, तो उससे इथेनॉल को प्रोड्यूस करना, फिर बायोमास एनर्जी के लिए इंसेंटिव सरकार दे रही है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भले ही कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन आने वाला जो कल है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। वोडाफोन टैक्स केस, आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर केस में जो हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसीए, तो पीसीए ने जो अपना डिसीजन दिया है ये भारत के पक्ष में नहीं है, ये वोडाफोन के पक्ष में है। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्रीज जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से अपने ओपिनियंस सीख कर रही है या फिर मांग रही है कि बताइए कि आगे क्या हमें इस केस को चैलेंज करना चाहिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल का भी ओपिनियन लिया जाएगा और फाइनल डिसीजन जो है वो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, मींस हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल जो हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो हैं वो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगी। तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका ओपिनियन ये है कि भारत को इस पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए। हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है वो हम सिंगापुर बेस्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री का कहना ये है कि भारत को ये पीसीए का जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक रीएश्योरेंस मिलेगा। अब भारत का जो स्टैंड है वो ये है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है ये एक देश का अधिकार है, ये एक इसके ऊपर जो टैक्सेशन के डिसीजन है वो एक देश का सॉवरेन राइट है। तो इसमें दूसरे जो ऐसे पीसीए हैं वो इसको चैलेंज या फिर इसके ऊपर डिसीजंस नहीं दे सकते। और भारत और नेदरलैंड्स के बीच में बीआईटी है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीसीए ने ये डिसीजन अपना दिया है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या हमें देखने को, अपडेट्स क्या देखने को मिलती हैं। फिर कोर सेक्टर्स बाउंस्ड बैक। पीयूष गोयल साहब का कहना यह है कि कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी सेक्टर जो है वो काफ़ी बाउंस बैक हुए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स हमने देखा था कि ये फ़िलहाल नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर भारत सरकार कुछ पैकेजेस या फिर कुछ पुश या फिर एक जो हम कहते हैं हैंड होल्डिंग, यानी कि कुछ मदद जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स में भारत सरकार कुछ मदद कर सकती है। हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, एविएशन, टूरिज़म सेक्टर जो हैं वो प्री कोविड लेवल से फ़िलहाल 50 से 60% कैपेसिटी पर चल रहा है, तो इसको नॉर्मल होने में 6 से 8 महीनों का वक्त लग सकता है। लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में ये सारे क्षेत्र जो हैं, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, टूरिज़म, तो इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। हमारे देश में वो थोड़ा कम है, लेकिन ये एक और इंडिकेशन भी है। अगर हम रीड बिटवीन द लाइंस करें तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हमारा ये क्षेत्र का जो हमारी जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन कम है, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट कि कैसे हम इसका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही फॉर्मल, अच्छी क्वालिटी की हाई पेड जॉब्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। और हमारे देश में कितने सारे लोकेशंस हैं, आपको हर प्रकार की ज़मीन, हर प्रकार की आबो हवा हमारे देश में मिल जाएगी। आपको डेजर्ट घूमना है, स्नो माउंटेन्स, रिवर राफ्टिंग करना है, राइट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। कोस्टल एरिया है हमारे देश में, प्लेन्स हैं, फिर बहुत सारी यूनेस्को की साइट हैं,
एंशियंट साइट्स हैं, लेटेस्ट शहर भी हैं हमारे देश में, तो टूरिज़्म का पोटेंशियल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। अब हमें इस क्षेत्र के ऊपर भी एक फोकस्ड तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एनर्जी, पेट्रोलियम, गैस ये भी बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। स्टील भी बैक टू नॉर्मल हो चुका है। सीमेंट जो हैं वो नियरली बैक टू नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि स्टील और सीमेंट धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के बारे में पीयूष गोयल साहब ने ये बताया है कि गलत नहीं समझना चाहिए आत्मनिर्भर भारत को। ये दरवाजे बंद करने के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये दरवाजे खोल रहा है। भारत अपने आप को दुनिया की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की जो सप्लाई चेन है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनना चाहता है। तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। फिर बात करते हैं एससीओ के मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड की मीटिंग के बारे में। भारत ने इस मीटिंग को होस्ट किया। ये 19th मीटिंग थी और इसमें किर्ग रिपब्लिक, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पार्ट लिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ और इन सारे देशों के मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया। आपके लिए एक प्रश्न है, किर्ग रिपब्लिक, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 4 देशों के कैपिटल सिटी का नाम आपको ढूंढकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन। और गूगल मत कीजिए, मैप बुक जो हैं आपके पास, एटलास हैं, उसको खोलिए, इन देशों को लोकेट कीजिए, इनके कैपिटल्स को लोकेट कीजिए और फिर इनके नाम जो हैं वो आपको पोस्ट करने हैं। गूगल इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि ईज़िली आप लिखेंगे किर्ग रिपब्लिक कैपिटल, आपको मिल जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मैप खोलेंगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये देश कहाँ पर हैं, क्या किर्ग रिपब्लिक की कज़ाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच हो रही है, नहीं हो रही है, क्या तजिकिस्तान की इन दोनों देशों के साथ, या फिर जो 4 देशों के ऊपर मैंने प्रश्न पूछा, क्या एक दूसरे के साथ बॉर्डर टच हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिएगा। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने यह बताया कि एससीओ कंट्रीज़ को मिलकर ये कोविड-19 का सामना करना चाहिए। हमें एक दूसरे की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इसकी मदद से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किन ऐसे क्षेत्रों में हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम और ज़्यादा पार्टनरशिप कर सकें, कैसे हम स्पीडी रिकवरी कर सकें, इन सारी चीज़ों के ऊपर सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अडॉप्ट किए गए हैं। इसमें कोविड-19 का रिस्पॉन्स है, फिर एक्सेस टू मेडिसिन, फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ कंट्रीज़, फिर रूल बेस्ड मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस के बारे में बात की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट। जब आईपीआर की बात आती है तो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ये सारे क्षेत्रों के ऊपर डिस्कशन और स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुए हैं। And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.